हेलो स्टूडेंट, मैं हूं मनन भारद्वाज और लर्निंग विद मनन में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। देखिए बच्चों, आज मैं टॉपिक जो पढ़ने वाला हूं वो बहुत कॉमन टॉपिक है। हर कोई उसे आप लोगों ने कभी ना कभी वो टॉपिक पढ़ा ही होता है, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ठीक है। मैं केवल अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने स्टूडेंट्स तक पहुँचना चाहता हूँ, जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ, जिन बच्चों को मैं आगे पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। अब उसके अतिरिक्त इस वीडियो से जो भी लाभान्वित हो रहा है वो उसमें मेरी बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, मैं उसका बहुत आभार है। तो आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं अगर आपको उचित लग रहा हो तो, ठीक है। बाकी का सब समझदार हैं। मैं बात करने वाला हूँ आज संधि विषय की। मैं उससे पहले बता दूँ, जो भी शुरुआती वीडियो है ना, पहले से बता देता हूँ मैं कि ट्रिक की बात मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ओनली डिटेल्स। क्योंकि ट्रिक में क्या है ना कि अभी आपकी ट्रिक पढ़ने की उम्र नहीं है। ट्रिक उनको पढ़नी है जिनको बेसिक क्लियर है, ठीक है। ट्रिक उनको पढ़नी है जिन्होंने मोटे मोटे ग्रंथ पढ़ लिए हैं, ठीक है। ये जो होता है ना, बस अब मैं क्रिटिसिज्म आलोचना नहीं करूँगा किसी की, बस मुझे इस चीज़ से जो बता दिया मैंने आपको पहले क्लियर कि ट्रिक की वजह से आप इस वीडियो को ना देखें। मैं समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैं संधि आपको पढ़ाने जा रहा हूँ आज, ठीक है। वैसे तो क्लास 9th में अभी है कोर्स बी हिंदी बी में CBSE में, और उसके अलावा 8th में भी संधि पढ़ना ही होता है, 7th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही होता है, 6th में भी पढ़ना होता है, ठीक है। संस्कृत में भी मतलब पढ़ना ही होता है, और इवन UP टेट, MP टेट, C टेट सब जगह आ ही जाते हैं प्रश्न। तो संधि की इम्पोर्टेंस जो महत्वपूर्णता है उसको मैं नहीं बताऊँगा, वो बहुत आप अच्छे से जानते हैं। लेकिन हाँ, उन बच्चों को बता देता हूँ जो बहुत सीरियसली नहीं है लेते हैं ना। तो क्लासेस में भी अक्सर ऐसा होता है कि अरे सर संधि क्या पढ़ा ना करके, ठीक है। तो भैया पढ़ो, बाकी का कोई बात नहीं है। संधि दो वर्ण, तो ये जो दो वर्ण है वो क्या है, वो ध्वनियां हैं कि जो दो वर्णों का जो मेल होता है वो है संधि, ठीक है। क्या है? दो वर्णों का मेल, ठीक है। अब इस मेल से जो विकार आया, ये विकार क्या है? ये परिवर्तन है। ध्यान रखिए, बताऊंगा अभी, ठीक है। ये जो विकार आया इसको परिवर्तन कहते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको बताने वाला कोई नहीं है कि ये विकार क्या है। तो विकार असल में कोई राक्षस का नाम नहीं है, विकार परिवर्तन है, ठीक है। हाँ, कोई कहता ये कौन सा असुर आ गया विकार, तो विकार का अर्थ है परिवर्तन, ठीक है। वैसा विकार का अर्थ अलग ही है, लेकिन यहां पर जो है परिवर्तन के विषय में प्रयोग किया गया है। तो दो वर्णों का मेल जो है उससे जो परिवर्तन आएगा वो होगा आपका संधि। अब इसमें देखने वाली बात क्या है, जैसे उदाहरण के तौर पर भाई हम कैसे मान लें, ठीक है। तो विद्यालय, हिमालय आपने बहुत पढ़ा है, अक्सर दिया हुआ है। मैं थोड़ा सा आपको अलग से बता देता हूँ। एक शब्द है यद्यपि, संस्कृत का शब्द है। इसको जब आप तोड़ेंगे ये आता है यदि प्लस अपि, ठीक। अब ये जो इसको तोड़ दिया हमने, इसको विच्छेद कर दिया। अब लेकिन इससे पहले एक और चीज, ये शब्द है संधि पद, ये संधि हो चुकी है यहां पे, लेकिन ये संधि पद नहीं है, अब ये है संधि विच्छेद। ये टर्म्स को समझिए, ये शब्दों को समझिए, ये शब्द समझना बहुत जरूरी है। संधि विच्छेद क्या है? संधि विच्छेद करो, प्रश्न तो यही आएगा ना, ऑप्शन में भी देखोगे तो संधि विच्छेद ही लिखा होगा। तो यहाँ पे जो अब क्या विकार आया, क्योंकि ये तो यद्यपि में, अच्छा ये वाला द बन कैसे रहा है? ये बन रहा है द प्लस या से इजिकल टू दया, ठीक। अब जब यहाँ पे देखा गया कि जब इसकी संधि हुई, तो ये वैसे यण संधि का उदाहरण है, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपको यहाँ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वो क्या है, वो ये देख लीजिए कि अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, यत प्लस ई प्लस अपि, तो जो इस ई के स्थान पर या हो गया, यहां लिख देता हूं
ठीक है, ई के स्थान पे या हो गया, तो सिचुएशन है ये यद प्लस अपी, इसको जोड़ देते हैं, द और या मैंने यहां पहले ही बता दिया आपको, तो द और या दिया बन गया। अब क्योंकि यह हलंत है इसलिए अ इसमें जुड़ जाएगा, तो यद्यपि। अब एक फर्क आया, फर्क क्या आया कि यहां तो था यदि प्लस अपि और यहां हो गया यद्यपि, तो फर्क ये आया कि ई के स्थान पर य हो गया। तो जो ये य हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ, दैट्स कॉल्ड संधि। यही है आपकी संधि। ठीक, अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे। अब ये संधि है तीन तरह की, देखो, एक है आपका स्वर, दूसरा है व्यंजन और तीसरा है विसर्ग। ठीक है, अब देखते हैं इसमें स्वर में क्या है। ठीक है, जब मैंने आपको बता दिया कि जो परिवर्तन वर्णों का है वही संधि है, तो स्वर में क्या होगा कि स्वर में जो संधि होगी उसकी फॉर्मेशन बनेगी स्वर प्लस स्वर। देखिए, मुझे पता है कि आप ये सब जानते हैं, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेशन के तहत आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हो क्या रहा है। ठीक है, स्वर के बारे में आपको पता है। ठीक है, अब और दूसरा व्यंजन में क्या है, व्यंजन में स्वर प्लस व्यंजन हो सकता है। ठीक है, दूसरा व्यंजन प्लस स्वर हो सकता है, और तीसरा व्यंजन प्लस व्यंजन हो सकता है। ठीक है, और विसर्ग में क्या हो सकता है, विसर्ग में जो भी होगा पहले उसके आगे विसर्ग जरूर होगा। अब विसर्ग के आगे व्यंजन भी हो सकता है और स्वर भी हो सकता है। ठीक, ये जो सिचुएशन बनती है, ये इसके आधार पर पूरी संधि का जो पूरा घर है, पूरा जो परिवार है वो चलता है। ठीक, अब देखिए, स्वर संधि को जानने से पहले थोड़ा सा हम स्वर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जो स्वर है हमारे पास अ, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, री। ठीक, अब इसमें एक बात बताता हूं मैं आपको कि इन स्वर का भी जो उच्चारण होता है, उन उच्चारण के कारण इनको दो भागों में विभाजित कर दिया गया है। पहला है ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ। ये बताना इसीलिए जरूरी है कि जब हम संधि आगे करेंगे तो वहां पर ह्रस्व दीर्घ का बहुत ज्यादा समस्या बनती है, बहुत वो आते हैं बार बार। तो यहाँ पे ह्रस्व कौन से पता चल ही रहा है आपको, अ, ई, उ और एक है री। बाकी के जो बचे हुए हैं वो सब दीर्घ में आते हैं। ठीक है, अब ये बात आपको समझ में आ गई, क्योंकि मैं आगे इसी चीज के आधार पर हम बात करेंगे। जो स्वर संधि के जो है ना 5 भेद हैं, 5 भेद हैं। पहला है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि और चौथा है यण और पांचवा है अयादि। ठीक है, मैं इनको दो पार्ट में पढ़ाऊंगा, मतलब आप इसको देखेंगे कि दो, क्योंकि इसमें फर्क है। ये तीनों कुछ एक जैसी हैं और ये दोनों कुछ एक जैसी हैं। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा। अब हम बात करेंगे दीर्घ संधि की। ठीक है, तो दीर्घ संधि में क्या है ना कि देखो, दीर्घ संधि में जो सवर्ण होते हैं या सजातीय, जब ये आमने सामने हो जाते हैं तो वहां पे दीर्घ हो जाता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सवर्ण और सजातीय क्या है, मैं अभी बता रहा हूं जस्ट, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि जो ए, आई और ओ, औ हैं, इनको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। ठीक है,
तो जो भी हम नियम कानून की बात करेंगे वो इसमें, माफ करें, दीर्घ संधि में जो हम बात करेंगे वो ये वाले स्वरों की हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब जो हमारे पास अ, आ, ई, उ और री जो हमारे पास ये बचे हैं, हम उन्हीं पर आधारित होकर के बात करेंगे, ठीक है। अब मैं बता देता हूं सवर्ण और सजातीय क्या है। मैं जानता हूं कि मैं कुछ हर पॉइंट को ज्यादा खींच करके बता रहा हूं, तो मैं जबरदस्ती नहीं खींच रहा हूं, वो उस टॉपिक की मांग है, और मैं इसीलिए यहाँ पे मैंने पहले ही बोल दिया कि नो ट्रिक ओनली डिटेल्स। देखिए इसने क्या कहा, अब मैंने पहले बता दिया कि ये स्वर आप छोड़ देना, ठीक। तो मैं एक छोटा सा एक फॉर्मेशन बना देता हूं, ह्रस्व दीर्घ प्लस ह्रस्व दीर्घ इजिकल टू, ये अलग है, ठीक है, इजिकल टू दीर्घ, ठीक है। अगर आप ऐसे इसको स्टेप बाय स्टेप याद कर लेंगे ना, समझ लेंगे 2-4 बार, तो आपको याद भी नहीं करने की जरूरत है, और ये कोई पैराग्राफ नहीं है जो आप ऐसे याद कर लें। अब इसका मतलब क्या आएगा मैं बता देता हूं। इसका मतलब है अ, आ, ह्रस्व अ या दीर्घ आ, ठीक है। इजिकल टू का मतलब बाद में, कहां बाद में, आगे बताने वाला हूं, संधि के विच्छेद जो होता है उसके बाद में। आ इजिकल टू आ, ये है, ठीक है। अभी मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं और ये भी कर दे रहा हूं मैं इरेज। अब देखो ये अभी आपको लग रहा है ना, ठीक है तो बहुत सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो ये लाइन है, इससे 4 स्टेप्स क्रिएट होते हैं। वो क्या है स्टेप, अ प्लस अ इजिकल टू आ, दूसरा है अ प्लस आ इजिकल टू आ, तीसरा है आ प्लस अ इजिकल टू आ, और नेक्स्ट इज आ प्लस आ इजिकल टू आ, ठीक है। अब यही चीज ई पर अप्लाई होगी। प्लस का मतलब बता दे रहा हूं, देखो प्लस का मतलब यहां प्लस है ही, लेकिन प्लस का मतलब दूसरे पद का पहला वर्ण, इजिकल टू ई, ठीक है। उ ऑब्लिक उ प्लस उ ऑब्लिक उ, छोटा उ रहेगा, ठीक है। ये जो इन फॉर्मेशन के आधार पर, इन स्टेप्स के आधार पर जो उदाहरण जो बनेंगे, अब वो देख लेते हैं।